नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। 21वीं सदी के विकसित भारत के सफर में सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है देश के लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधाएं। और इसी दिशा में एक और छलांग लगाते हुए भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई है कोलकाता से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को कोलकाता में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम ने बिहार में भी 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं रेल, सड़क और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी विकसित देश की रीढ़ होती है। भारत में बढ़ती कनेक्टिविटी किस तरह लोगों के जीवन को बेहतर बना रही है और क्या नए अवसर देश के युवाओं के लिए उपलब्ध होंगे, इस पर होगी चर्चा हमारे विशेष मेहमानों के साथ। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनको आपसे परिचित करा देती हूँ। विजय कुमार दत्त साहब, विशेषज्ञ शहरी बुनियादी ढांचा विकास, बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ शिशिर सिन्हा साहब भी जुड़ गए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कि देश में कनेक्टिविटी को रफ्तार देती वो परियोजनाएं जिनका पीएम मोदी ने आज शुभारंभ किया। शुरुआत पश्चिम बंगाल से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें मेट्रो सेवाओं और नमो भारत ट्रेन के रूट्स के विस्तार की परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने कोलकाता मेट्रो की कई नई सेवाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड पर एक ऐतिहासिक मेट्रो सेवा का भी शुरुआत की। ये दरअसल देश की किसी भी शक्तिशाली नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग है। वहीं हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। अब पीएम ने इसी समारोह में कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड, तारातरल माजेरहाट मेट्रो खंड, रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी खंड तक पुणे मेट्रो, एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन तक कोच्चि मेट्रो रेल चरण विस्तार परियोजना इसमें शामिल रही। और इसी के साथ ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक आगरा मेट्रो का भी विस्तार शामिल है आज के तमाम उद्घाटन और शिलान्यास में। और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का दुहाई मोदी नगर खंड का भी शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने पिंपरी चिंचवाड़ मेट्रो निगरी के बीच पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 के विस्तार की आधारशिला भी रखी। मेट्रो रेल के ये सभी खंड सड़क यातायात को कम करने और बिना किसी असुविधा के आसान तथा आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुए कोलकाता मेट्रो के विस्तार का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कोलकाता की मेट्रो भाजपा सरकार के काम की रफ्तार की भी गवाह है। कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा याद रहेगा। 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर, जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। उधर प्रधानमंत्री ने हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड पर ट्रेन में यात्रा भी की और इस दौरान पीएम मोदी के साथ स्कूली छात्र भी थे। पीएम ने इन बच्चों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने मेट्रो निर्माण से जुड़े लोगों से भी संवाद किया और उनके योगदान की सराहना की। कोलकाता मेट्रो की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए लोगों का जबरदस्त प्रेम भी देखा गया। हजारों लोग प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए उत्साह से भरे नजर आए। प्रधानमंत्री ने इन सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया।
और पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तो आज का दिन बिहार और पश्चिम बंगाल के जरिए पूरे देश को एक तरह से कनेक्टिविटी से जोड़ते हुए उन्होंने कई ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। और इसी परियोजनाओं में रेल, सड़क और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से जुड़ी ये तमाम परियोजनाएं रही। पीएम ने 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। पीएम ने मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने कई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर पटना में 6 लेन केबल ब्रिज निर्माण की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं की सौगात दी। बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। पीएम ने नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। तो विकसित भारत के इस सफर में कनेक्टिविटी पर लगातार जोर देती मौजूदा सरकार, और इस पर चर्चा करने के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कुमार दत्त साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिशिर सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। और जिस तरह से आज का दिन एक तरह से न सिर्फ बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की तरफ रहा, लेकिन किस तरह से कनेक्टिविटी को देश में बेहतर किया जाए, क्योंकि जब स्मार्ट सिटी का जो विजन है उसको देखते हुए आप शहरी एक तरह से कनेक्टिविटी को आप किस तरह से देखते हैं आज का दिन इन दोनों राज्यों में जिन परियोजनाओं की शुरुआत हुई? जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक ही अविस्मरणीय दिन है। शहरीकरण तो होगा, ये विकास की परिभाषा है, लेकिन इसको कार्बन न्यूट्रल वे में होना चाहिए। इस प्रकार होना चाहिए कि उत्सर्जन कम से कम। इसमें मेट्रो, अर्बन ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी बहुत अच्छे अवसर हैं जो कि प्रदान करते हैं। तो ये जो हमारे हर शहर में मेट्रो बन रही है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बन रहे हैं, ये इस दिशा में बहुत ही अच्छा कदम है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कलकत्ता से जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा 1984 में मेट्रो युग का प्रारंभ हुआ, लेकिन किस प्रकार से बनाया जाए कि मेट्रो भारत के हर बड़े शहर में बने, उसकी नींव रखी गई है। और आपने आज की तारीख में अच्छी बात यह है कि सारे भारत में अगर मैं कहूँगा कि ये मूवमेंट चल रहा है। कलकत्ता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोची मेट्रो, आगरा मेट्रो, आरआरटीएस का दोहाई मोदी नगर खंड, इसके अलावा रेल के परियोजनाएं, ये सारी परियोजनाएं मिलाकर एक संदेश देती हैं कि भारत जो विकसित हो रहा है वो कार्बन न्यूट्रल वे में हो रहा है, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हो रहा है, और इसी प्रकार से समग्र विकास होना चाहिए। जी दत्त साहब, भारत में आज पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल की भी शुरुआत हुई है, तो इसको भी आप किस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय में जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, बेहतर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो उसमें आप कैसे आज के दिन को देख रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रयास है और एक तकनीकी दृष्टि से विश्व में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। गंगा नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी हो गई, और गंगा नदी के तल से 15 मीटर नीचे जाकर ये जो टनल बनाई गई है। और एक चीज़ आपको बता दूं, ब्रिटिश काल में ये माना गया था कि कलकत्ता की भूमि इतनी नरम है कि वहाँ पे मेट्रो बन ही नहीं सकती। ये तो था कि विकसित भारत में इसका प्रारंभ हुआ, और मेट्रो को हुगली नदी के नीचे चली जाएगी, ये बहुत बड़ी परिकल्पना थी जिसको पूरा किया है, जो एक बहुत बड़ा तकनीकी आयाम है। जी शिशिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर साहब, बेहतर कनेक्टिविटी किस तरह से नए अवसर भी लेके आ रही है देश में युवाओं के लिए, और विकास की नजर से भी अगर हम देखें तो जब हम आंकड़ों में देखते हैं विकसित भारत को, तो कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ते हुए वो क्या नए आंकड़े बदलते जा रहे हैं लगातार? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब शहरीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं तो शहरों की जो बुनियादी व्यवस्था है, जो बुनियादी ढांचा है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पे बहुत काम करना है। काफी हद तक हम कह सकते हैं कि उसमें हमें कामयाबी मिली है, चाहे हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, कोलकाता की बात करें, चेन्नई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें। तो शहरी परिवहन व्यवस्था जो है उसमें काफी कुछ सुधार हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि मेट्रो एक ऐसी चीज है जो आप तीनों स्तर पे बना सकते हैं, यानी कि आप पिलर के ऊपर भी कर सकते हैं, अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं, और अब नदी के भीतर भी बनाने की बात है। तो इससे आपके लिए क्या है कि जो एक समस्या होती है
कि हम जगह कहाँ होगी, वो जगह वाली समस्या से भी आपको निपटने में मेट्रो के जरिए काफी हद तक मदद मिलती है। तो एक तरफ कनेक्टिविटी बेहतर होती है, दूसरी तरफ जो सीमित जगह है, सीमित जमीन है, उसका इस्तेमाल हो पाता है, और तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि कार्बन न्यूट्रलिटी का जो है, हम जो बात करते हैं कि पर्यावरण अनुकूल हो, उस दिशा में भी ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो एक पहला पहलू तो यह है कि शहरीकरण और जिस तरीके से शहरों में आबादी बढ़ी है, उससे बुनियादी व्यवस्था और कैसे बेहतर हो सकती है। दूसरी ओर अगर कनेक्टिविटी मजबूत होती है तो उससे उस शहर में रोजगार और काम के जो संभावनाएं हैं उसको बेहतर करने में भी मदद मिलती है। आप दिल्ली का ही उदाहरण देख लीजिए कि आज के दिन में अगर आप बहादुरगढ़ देखें जो कि हरियाणा में पड़ता है, और ग्रेटर नोएडा को अगर आप देखें जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से आना जाना जो है वो अब सुगम हो चुका है। समय लगेगा लेकिन अब सुगम हो चुका है। तो जब सुगम हो चुका है तो आपके लिए जाहिर सी बात है कि काम के मौके बनेंगे, जिसे कहा जाए उद्योग के विकास के मौके बनेंगे। ये सारी चीजें हैं जो कि इस तरह की व्यवस्था से, इस तरह की बुनियादी व्यवस्था के बेहतरी से उसे मदद मिलती है। जी, शिशिर साहब और दत्त साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बिहार में जिन परियोजनाओं की आज शुरुआत हुई है, किस तरह से आने वाले समय में पूरे बिहार में एक बड़े बदलाव के तौर पर भी इन तमाम परियोजनाओं को देखा जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। So Sigaro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। विकसित भारत में कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा जोर सरकार का है और आज का दिन भी बेहद अहम है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, विजय कुमार दत्त साहब जुड़े हुए हैं, शिशिर सिन्हा जुड़े हुए हैं। दत्त साहब, हम देख रहे हैं जिस तरह से खासकर जब हम बात शहरी विकास की भी करते हैं और कनेक्टिविटी ने सिर्फ शहर तक सीमित न रहते हुए किस तरह भारत में पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जीवन को बदला है। बहुत तेजी से ये व्यवस्था बदली है। और आप जैसे बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार एक असीम संभावनाओं का प्रदेश है।
मैंने बिहार में अपने कार्यकाल में काफ़ी वर्ष काम किया। ये जो प्रधानमंत्री जी ने ये जो रेल ब्रिज के समांतर एक रोड ब्रिज का 6 लेन केबल ब्रिज का आज फाउंडेशन स्टोन रखा है जी, ये विकास बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, एक समय था जबकि केवल गंगा जी ही बिहार को 2 भागों में उत्तर और दक्षिण में बांटती है। केवल मोकामा बरौनी पर ही एक पुल था। उसके बाद ये जो पटना के पास दूसरा पुल बनाया गया, रेलवे का 2 पुल बने। अब इसके जो समांतर 6 लेन केबल ब्रिज बन रहा है, तो ये उत्तर और दक्षिण बिहार को सामंजस्य स्थापित करने में, कार्बन न्यूट्रल वे में करने में बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगा। दत्त साहब, जी दत्त साहब अपनी बात पूरी करें। जी, और जो विकास है जिसका कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जो कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं, उसका जो आउटपुट जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कई गुना होता है इन क्षेत्रों में, जैसे रेल है, शहरीकरण है, इसमें इसकी जो रफ्तार है और अधिक बढ़ जाती है। तो इससे बिहार में लोगों में कनेक्टिविटी, अवसर, रोजगार सब ओर से उनको मदद मिलेगी। जी दत्त साहब, स्मार्ट सिटीज का भारत में एक पूरा खाका है और उसकी एक समय सीमा रखी गई है कि तमाम शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। लेकिन आप बिहार के शहरों से आप वाकिफ हैं, तो ऐसे में बिहार के शहरों को स्मार्ट शहर बनाने में वो क्या अड़चने भी बीच में आ रही हैं जो आप देखते होंगे? बेसिकली जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो उसमें ये कि जितना भी विकास हो सब इस प्रकार से हो कि उसमें कार्बन न्यूट्रलिटी हो, एमिशंस कम हो, और इस ओर में जो निवेश की आवश्यकता है निवेश उन माध्यमों में हो जो कि कार्बन न्यूट्रल है, जो उत्सर्जन को कम करते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल के यूज को कम करते हैं। इस डायरेक्शन में ये जो विकास हो रहे हैं जिनका मैंने उदाहरण दिया है बहुत ही लाभदायक होंगे और बिहार के विकास को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। शिशिर जी, आज कोलकाता और बिहार में करीब कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, लेकिन हम देखें जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो अपने साथ कई रोजगार लेके आती है। जीवन को बेहतर बनाने के तमाम वो आयाम भी तय करती है कनेक्टिविटी, क्योंकि अब लोगों को अगर बाहर जाना है तो उसमें सहूलियत है, शहर में रहना है तो उसमें कई सारे इस तरह से बड़े अवसर उन्हें मिलते हैं। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं जब विकसित भारत की बात होती है तो उस तरफ बढ़ते हुए कनेक्टिविटी की दिशा में भारत की रफ्तार, क्योंकि रेल, सड़क, हवाई और अब नदी के नीचे भी मेट्रो, तो एक नया आयाम एक और जुड़ गया है। आप इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए, वो है कि जल मार्ग के जरिए यातायात, जो चाहे वो यात्री सेवा हो या फिर माल ढुलाई की बात हो, तो इन्हें अगर पूरे 4-5 चीजों को मिला करके देखें तो इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है जो मैं दत्त साहब की बात से सहमत हूं, मल्टीप्लायर इफेक्ट वाला, और उसमें अपनी ओर से एक आंकड़ा जोड़ना चाहूंगा कि जब कभी भी बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं पर 1 रुपए खर्च किए जाते हैं तो उसका 3 रुपए तक का फायदा देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के तौर पर जानते हैं। दूसरा पहलू यह है कि जब कनेक्टिविटी है तो देखिए शहरों के बीच में या शहर के भीतर जो है या शहर के आसपास के इलाके में संपर्क बने। दूसरी ओर क्या होता है कि जब लंबे दूरी की जो परियोजनाएं बनती हैं, लंबी सड़क परियोजना जो बनती है उसका, या रेल परियोजना जो विकसित होती है, उसका एक फायदा ये होता है कि उसके दोनों ओर जो है वो विकास की संभावनाएं बनती है, दोनों ओर जो है औद्योगिकरण की संभावनाएं बनती है। और जब विकास और औद्योगिकरण की संभावना बनती है तो इससे रोजगार के मौके भी बनते हैं। आज के दिन में हमारी सबसे बड़ी जरूरत जो है कि हम रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके कैसे दे सके, और बिहार में ये बात काफी जरूरी हो चला है। बिहार, झारखंड की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, काफी बड़े पैमाने पर पलायन जो हर वर्ष होता है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहां पर रोजगार के ज्यादा मौके उपलब्ध नहीं है। तो अब इस तरीके की कनेक्टिविटी के बाद हमें उम्मीद है कि अगला जो चरण होगा वो ये है कि निर्माण गतिविधियां, विनिर्माण की गतिविधियां, मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज हैं वो आएंगी और उसके आने से रोजगार के मौके बनेंगे, जिससे पलायन रुकेगा, और पलायन रुकना इन राज्यों के लिए भी एक बड़ी जरूरत है। क्या कनेक्टिविटी ने शिशिर साहब एमएसएमई सेक्टर, जो कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था दोनों को जोड़ता भी है, एमएसएमई सेक्टर में भी क्या आपको लगता है कि एक बड़ा बदलाव लेके आया है? बिल्कुल, देखिए सामान बनना एक चीज है, सामान के लिए कच्चा माल
अब सामान जो तैयार हो चुका है उसको बाजार तक पहुंचाना है। इसके लिए आपका संपर्क साधन क्या है? तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो अभी भारत में थोड़ा ज्यादा है। अब यदि कनेक्टिविटी जैसे 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 से संपर्क और विकसित होगा, उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी। और इसका खासा जो फायदा जो एमएसएमई है, चाहे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिनको हम लोग सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग कहते हैं, उनको काफी बड़े पैमाने पर मिलेगा। देखिए, अगर दोहरे अंक में आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं था, और वो कनेक्टिविटी संपर्क साधन बेहतर हो जाने से वो एक अंक पे आ जाता है, तो आप सोचिए कि एमएसएमई को कितना फायदा होगा, उनके मुनाफे में बढ़ोतरी होगी, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की स्थिति में होंगे। जी, शिशिर साहब और दत्त साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इस चर्चा को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, एक बार फिर वापस लौटेंगे, इसी चर्चा में शामिल होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही? सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है, तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान। यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और एक बार फिर आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। दत्त साहब, अंत में बहुत ही कुछ समय हमारे पास बचा है, उसमें हम जानना चाहेंगे कि इस 10 साल में हमने देखा मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं में कनेक्टिविटी पे सबसे ज्यादा जोर रहा है। आने वाले 10 सालों में जो मौजूदा रफ्तार है, उसमें आप भारत को कहां देखते हैं इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में हम भारत को सबसे ज्यादा अग्रणी देखते हैं। देखिए, 2-3 चीजें जो कही जाती हैं, जो कि विश्व में, अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, वो कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ पैसा है तो पहले आप रोड मत बनाइए, रेल बनाइए। अगर रेल बना है तो उसको विद्युतीकृत कीजिए, और जो मोदी जी ने कहा अगर विद्युतीकृत है तो कार्बन न्यूट्रल कीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस अगले 2 महीने में भारतीय रेल पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगी, जो कि विश्व की एकमात्र वैसी व्यवस्था होगी, और दूसरी कोई व्यवस्था अगले कई वर्ष तक इसको प्राप्त नहीं कर पाएगी। और क्योंकि बिजली से चलेगी, अगर हम उसको अक्षय ऊर्जा से देंगे तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। और एक चीज और आपको बताएं जी,
रेलवे में जो रोड पे बिजली खर्च होती है उसकी 1/6 खर्च होती है। अगर आप रेल से चलेंगे तो 1/6 तो अक्षय ऊर्जा आपके पास है ही है। आप तुरंत ही देश को कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर ले जा रहे हैं। जी हाँ, ये जो कार्य है, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये कार्य विश्व में किसी ने सोचा भी नहीं। मैं अभी आप बताता हूँ, ब्रिटेन में उन्होंने भारत को देख के एक कमेटी बनाई, हम भी विद्युतीकृत करें। उन्होंने कहा साहब अगले 2035 तक तो आप कर ही नहीं सकते, असंभव है, उसके बाद सोचा जाए। जी जी बिल्कुल दत्त साहब, जो आप बता रहे हैं, समय की कमी हमारे पास है, लेकिन जैसा से आपने बताया कि अगले 2 महीने में भारतीय रेल पूरी तरीके से विद्युतीकृत हो जाएगी, यानी कि आने वाले समय में विकसित भारत की तरफ बढ़ते भारत के कदम जो हैं वो नए नए आयाम अपने साथ जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दत्त साहब आपका, शिशिर साहब आपका भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।